नमस्कार। अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम पुस्तक चर्चा में जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं वह कृति है हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानी क्रांतिकारियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संक्षिप्त वीर गाथा को संग्रहित करने वाली कृति, जिसका नाम है अदृश्य आधारशिलाएं। इस कृति के लेखक हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल। शिवमंगल जी पीईएस से अवकाश प्राप्त अधिकारी रहे हैं। आपकी 10 से अधिक मौलिक कृतियां हैं, 3 से अधिक संपादित कृतियां हैं और कई पुस्तकें आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के ऊपर अन्य साहित्यकारों द्वारा लिखी गई हैं। सिंध से गोमती तक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय ने अभिनंदन ग्रंथ संपादित किया है। आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2016 का मैथिलीशरण गुप्त नामित पुरस्कार एवं राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान लखनऊ द्वारा दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए वर्ष 2016 का भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार सहित देश की अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा शताधिक से अधिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान में आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संयुक्त महामंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह कृति, जिसका नाम है अदृश्य आधारशिलाएं, यह संगिनी प्रकाशन कानपुर से वर्ष 2022 में प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य पेपर बैग 250 रुपये और सजील्द कृति का मूल्य 350 रुपये मात्र है। दोस्तों, लेखक ने लिखा है कि इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले इतने नाम हैं कि अगर उनके बलिदानों की गाथा लिखने के लिए लेखनी उठाई जाए तो लिखते लिखते लेखनी भी टूट जाएगी, किंतु बलिदानियों के संघर्ष की गाथा पूर्ण नहीं हो सकेगी। देश की स्वाधीनता संग्राम में 18 वर्ष का नौजवान हो या 80 वर्ष का वृद्ध, घर की रक्षा करने वाला पुरुष हो या घर को समृद्धि दिलाने वाली स्त्री, हर किसी ने अपने अपने स्तर पर तन मन धन से बलिदान दिया है। आज तभी हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। और उन्होंने यह भी लिखा है कि जब देश की स्वतंत्रता का इतिहास देखा जाता है तो कमजोर वर्ग उसमें कहीं दिखाई नहीं देता। जो लोग अंग्रेजों के साथ रहे वही राय साहब, राय बहादुर, खान साहब, खान बहादुर की उपाधियों से विभूषित होते रहे और उन्हें ही फिर देशभक्तों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया गया, जबकि उनके ऊपर न जाने कितने क्रांतिकारियों के खून का कर्ज चढ़ा हुआ है। यह कृति ऐसे ही क्रांतिकारियों की स्मृति दिलाता है। इस कृति में 61 से अधिक क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षिप्त परिचय हमें प्राप्त होता है। यह किताब उन क्रांतिकारियों, बलिदानियों और सेनानियों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्हें आज प्रायः विस्मृत सा कर दिया गया है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह कृति आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है और बहुत ही संग्रहित करने वाली, ज्ञानवर्धक और हमारे संस्कारों से हमें परिचित कराने वाली, हमारे देश के राष्ट्रीय इतिहास को हमारे सामने लाने वाली इस अत्यंत महत्वपूर्ण कृति की रचना करने वाले मैं आदरणीय लेखक डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप सभी इस कृति को अवश्य पढ़ें। मैं
इस कृति से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिचय पढ़ती हूँ। परिचय कुछ यूँ है दोस्तों। मैं इस कृति से राणा बेनी माधव सिंह बैस का संक्षिप्त जीवन परिचय, जो कि लेखक डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी ने संग्रहित किया है, उसका पाठ करती हूँ। राणा बेनी माधव सिंह बैस। अमर क्रांतिकारी नायक, स्वतंत्रता संग्राम के अमर पुरोधा राणा बेनी माधव सिंह का जन्म बैसवाड़ा के महाराज त्रिलोकचंद जी की 14वीं पीढ़ी में सन 1805 में शंकरपुर, रियासत रायबरेली में हुआ था। यह बैसवाड़ा क्षेत्र जनपद उन्नाव, रायबरेली और कुछ लखनऊ के ग्रामों तक विस्तृत था। कहा जाता है कि बैसवाड़े की भूमि तलवार और लेखनी दोनों में ही अग्रणी रही है, इसीलिए इसे वीर प्रसूता भूमि कहा गया है। राजस्थान और बुंदेलखंड की भांति यह क्षेत्र भी अपने गौरवमय अतीत के कारण संपूर्ण देश में प्रसिद्ध है। यहाँ के वीर सपूत राजाओं, जमींदारों, तालुकेदारों की गाथाएं अवध क्षेत्र की लोरियों, ग्राम्य गीतों और लोक कथाओं में संजोई हुई हैं। बैसवाड़े की यह पावन भूमि स्वतंत्रता संग्राम के अनेक अमर पुरोधा महान क्रांतिकारी क्षत्रियों की जन्मभूमि रही है। यहाँ के क्रांतिकारी वीरों ने अपने जीते जी कभी बैसवाड़े में अंग्रेजों का झंडा गड़ने नहीं दिया। यहाँ के क्रांतिकारी वीरों ने लखनऊ की बेगम हजरत महल के साथ मिलकर सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई में महान योगदान दिया। यहाँ के शौर्य, पराक्रम व आन बान शान ने अंग्रेजों के इस क्षेत्र का विघटन करने पर विवश कर दिया। इसके लिए उन्होंने संपूर्ण बैसवाड़े को लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों में विघटित कर दिया, ताकि यहाँ के लोग एक स्थान पर एकत्र न हो सके। इस प्रकार बैसवाड़ा विखंडित होकर रह गया और आज तक अपने पुराने स्वरूप में नहीं आ सका। बैसवाड़ा के राणा बेनी माधव सिंह अपने सिद्धांतों पर अटल रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाया। यद्यपि उनके जीवित रहते अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने का स्वप्न कभी पूरा नहीं हुआ, परंतु उनके शौर्य, वीरता और त्याग से हजारों युवकों को प्रेरणा मिली। वास्तव में राणा बेनी माधव सिंह बैसवाड़ा के राजपूतों के सरदार माने जाते थे। वे कभी भी निराश नहीं होते थे। शंकरपुर रियासत के तालुकेदार राणा शिव प्रसाद सिंह के कोई पुत्र नहीं होने से उन्होंने अपने भाई रामनारायण सिंह के पुत्र राणा बेनी माधव सिंह को गोद ले लिया था। राणा बेनी माधव सिंह 4 गढ़ों के स्वामी थे। राणा बेनी माधव सिंह एक आध्यात्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। वे देवी भगवती के विशेष भक्त होने के कारण नित्य काली और दुर्गा की पूजा करते थे। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने उनके गुणों से प्रभावित होकर उन्हें दिलेर जंग की उपाधि प्रदान की थी। अंग्रेजों ने हड़प नीति अपनाते हुए शंकरपुर के तालुकेदार बेनी माधव सिंह के 16 गांव छीन लिए, इसलिए राणा अंग्रेजों के विरोधी हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में भाग लेंगे और उनके शासन को ध्वस्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। सन 1857 में जब क्रांति का बिगुल बजा तो बेनी माधव सिंह ने उसमें खुलकर भाग लिया। मई 1858 में उन्होंने अपनी सेना लखनऊ के निकट बनी के पास भेजी। बेगम हजरत महल ने उन्हें आलमनगर के युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया था। राणा ने मई-जून 1858 में बहराइच से अंग्रेजों को मार भगाया था। उन्होंने लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक युद्धों में भाग लिया। रेजिडेंसी के बेलीगारत युद्ध में राणा ने अपने 1000 सैनिक भेजे थे। वे गोरिल्ला युद्ध पद्धति में विश्वास रखते थे। इस युद्ध कौशल में उन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए थे। अंग्रेज अधिकारी राणा से बहुत भयभीत रहते थे। बिहार में जिस प्रकार वृद्ध कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, उसी प्रकार लखनऊ के आसपास
राणा बेनी माधव सिंह उनके लिए सिरदर्द बने हुए थे। अंग्रेजों ने राणा का सफाया करने का बहुत प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। लखनऊ युद्ध में सफलता न मिलने पर भी राणा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने क्रांति को तीव्रतर करने के लिए उसकी बागडोर अपने हाथों में ले ली। अंग्रेज जहाँ भी अपने राजस्व अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी नियुक्त करते तो बेनी सिंह उन्हें मौत की नींद सुला देते। वे कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। उस समय लोग कहा करते थे, क्या पूछते हो यार, जमाना बदल गया, सारी लड़ाई मार के राणा निकल गया। इसी क्रम में यह तथ्य भी सामने आया कि इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी में से भारत का शासन अपने हाथ में लेने के बाद एक पत्र राणा बेनी माधव सिंह को भेजा था, जो इस प्रकार था। इंग्लैंड की साम्राज्ञी का घोषणा पत्र राणा बेनी माधव सिंह को भेजा जाता है। राणा को यह सूचित किया जाता है कि इस घोषणा पत्र की शर्तों के अनुसार उनका जीवन आज्ञाकारिता प्रदर्शित करने पर ही सुरक्षित है। गवर्नर जनरल का विचार कठोर व्यवहार करने का नहीं है, परंतु बेनी माधव सिंह को यह विदित होना चाहिए कि वह दीर्घ समय से शस्त्र विद्रोह कर रहे हैं और कुछ समय पूर्व ही उन्होंने अंग्रेजी सेनाओं पर आक्रमण किया है। अतः उन्हें अपने किलों तथा तोपों को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए और अपने सिपाहियों तथा सशस्त्र अनुयायियों को लेकर अंग्रेजों के सम्मुख शस्त्र समर्पित कर देने चाहिए। तदुपरांत ही उनके सिपाही और अनुयायी बिना दंड या हानि के घर जा सकेंगे। कैंपबेल की सेना केशवपुर में रुकी हुई थी। होप ग्रांट की सेना उसके दाहिनी ओर 3 मील की दूरी पर थी। पश्चिम की ओर से ब्रिगेडियर इबेल की सेना बढ़ रही थी। ये सभी अधिकारी बेनी माधव सिंह को 3 ओर से घेर कर शिकस्त देना चाहते थे। ये सही है कि राणा अपने लक्ष्य में असफल रहे, किंतु अपने निश्चय से नहीं डिगे। राणा ने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट लिखा कि मैं वीर हूँ, संघर्ष करूँगा। आज भी मेरे पास 40 तोपें, 2000 घोड़े और 4000 सैनिक हैं। भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना ही मेरा लक्ष्य है। एक दिन घात लगाकर राणा ने ही उल्टा अंग्रेजी सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। अकस्मात आक्रमण से अंग्रेजी सेना के अधिकारी भयभीत हो गए। राणा ने अंग्रेजी सेना का बहुत नुकसान किया और बाहर निकल गए। अब अंग्रेजों ने राणा की गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। राणा ने अंग्रेजों के विरुद्ध कई लड़ाइयाँ लड़ी। राणा भी अंग्रेज शक्ति के बारे में जानते थे, अतः उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अपना शंकरगढ़ का किला खाली कर दिया। तत्पश्चात राणा रायबरेली होते हुए डोंडिया खेड़ा पहुँचे। यहाँ पर उनकी अंग्रेजों के परम शत्रु और अपने कुटुंब के मित्र राजा राव राम बख्श सिंह बैस से मुलाकात हुई। अब दोनों वीर सेनानी डोंडिया खेड़ा से ही क्रांति का संचालन करने लगे। एक दिन डोंडिया खेड़ा किले को अंग्रेजों की विशाल सेना ने अनेक तोपों के साथ घेर लिया और राणा तथा राव दोनों को आत्मसमर्पण के लिए कहा, किंतु दोनों ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। फलस्वरूप भीषण युद्ध हुआ। राणा ने राव राम बख्श सिंह के साथ मिलकर ब्रिगेडियर इबेल की सेना का डोंडिया खेड़ा में मुकाबला किया। राणा की सेना ने इस युद्ध में असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया। सैकड़ों सिपाही दोनों ओर से हताहत हुए, किंतु अंग्रेजों की विशाल सेना एवं तोप गोलों के सामने अधिक समय तक टिक पाना असंभव जानकर राणा और राव को वहां से निकलना पड़ा। राणा की सेना की कैंपबेल की सेना से पुनः नानपारा से 20 मील दूर उत्तर बंकी नामक स्थान पर भीषण मुठभेड़ हुई। यहाँ भी दोनों सेनाओं की अत्यधिक क्षति हुई, किंतु राणा ने फिर भी हार नहीं मानी। राणा योद्धा पुरुष होकर भी कभी पराजय स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने भारत माँ को गुलामी से मुक्त कराने के लिए निरंतर संघर्ष किया। बंकी के युद्ध के बाद राणा ने नेपाल की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि वहाँ पर छिपने के लिए अधिकांश क्रांतिकारी चले जाते थे, लेकिन नेपाल में उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े थे, क्योंकि नेपाल का राजा अंग्रेजों का मित्र था। राणा बेनी माधव सिंह ने नेपाल में भी अंग्रेजी सेना एवं नेपाली राजा जंग बहादुर की
सेनाओं से युद्ध किया, जिसमें वे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। जब उनके तमाम क्रांतिकारी साथी उनका साथ छोड़ रहे थे, राणा अंग्रेजों से लड़ते रहे। उन्होंने अनेक कष्ट झेले, परंतु कभी भी हिम्मत नहीं हारी। राणा का त्याग और बलिदान हमारी भावी पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। सन 1857 से अब तक लगभग 165 वर्ष बीत चुके हैं, पर राणा आज भी बैसवाड़ा के बच्चों की जुबान पर हैं। वहाँ के लोगों में राणा आज भी जीवित हैं और आने वाली अनेक पीढ़ियों तक जीवित रहेंगे। राणा बेनी माधव सिंह जैसे अवध के राजपूत तालुकेदारों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए वीरतापूर्वक युद्ध ने पूरे राजपूत वर्ग को राष्ट्रीय मुक्ति के योद्धाओं जैसी गरिमा प्रदान की है। बैसवाड़ा क्षेत्र के लोकगीतों में आज भी राणा बेनी माधव सिंह के शौर्य और वीरता को इस प्रकार गाया जाता है कि अवध में राणा भयो मर्दाना, पहली लड़ाई भई बक्सर में, सिमरी के मैदाना, हुआ से जाए पुरवा में जीत्यो, तबै लाट घबराना, और भाई बंधु और कुटुंब कबीला सबको करो सलामा, तुम तो जाए मिले गोरंते, हमको है भगवाना, हाथ में माला बगल सिरोही, घोड़ा चले मस्ताना, अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना। इस प्रकार राणा न केवल लोकगीतों में बल्कि लोक साहित्य में आज भी जीवित हैं। दोस्तों, ऐसे ही क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से सजी यह पुस्तक अत्यंत प्रेरणास्पद है और चलते चलते मैं इस कृति के लेखक डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी का मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध करा रही हूँ। नंबर नोट कर लीजिए, 9415090506। नंबर एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिए, 9415090506। दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमें अपना प्यार यूं ही देते रहें। धन्यवाद।